विपक्षी पार्टियों को मोदी सरकार ने जोर का झटका दे दिया है। मोदी सरकार का ये फैसला 2024 लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। मोदी के इस फैसले के बाद विपक्षी नेताओं के लिए 2024 का सपना चकनाचूर होता दिख रहा है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। मोदी सरकार 2.0 के आखिरी बजट में वित्त मंत्री ने जनता के लिए कई अहम घोषणाएं की। बजट की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना का ऐलान कर दिया। इस योजना के तहत सरकार देश के पारंपरिक कलाकारों को लाभ पहुंचाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। राजनीतिक तौर पर सरकार के लिए भी ये योजना फायदेमंद हो सकती है। दरअसल हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में ही बहुत बड़ी संख्या में कामकाजी बिरादरियां हैं, जिन्हें इसके दायरे में आने का सीधा लाभ मिलेगा। लोहार, बढ़ई, कुम्हार, दर्जी जैसी कई ऐसी जातियां हैं जिन्हें विश्वकर्मा जातियों में गिना जाता है। सरकार को लगता है कि इस तरह की स्कीमों से इन वर्गों को सीधे तौर पर साधा जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक विश्वकर्मा समाज के तहत देश की कुल 140 जातियां आती हैं। इनमें विश्वकर्मा, साहू, सोनी, अन्य जातियां शामिल हैं। इसके अलावा अलग अलग उपनामों की कई अन्य बिरादरियां भी इसका हिस्सा हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2023 को लेकर अपने संबोधन में कहा कि करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। मूर्तिकार, शिल्पकार, ये सभी देश के लिए मेहनत करते हैं। देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट की योजना की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना इन विश्वकर्माओं के विकास के लिए बड़ा बदलाव लाएगा। बीजेपी सरकार को लगता है कि 2024 के आम चुनाव में मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। कामकाजी बिरादरियों का एक बड़ा वोट बैंक है। भले ही किसी एक जाति के एक मुश्त वोट नहीं है, लेकिन कई जातियों को मिलाकर ये वर्ग बनता है। इस तरह सभी के वोट को शामिल कर लिया जाए तो बड़ा आंकड़ा बनता है। इस योजना के तहत सरकार का पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों के लिए किया गया है। सरकार एमएसएमई के मूल्य सीरीज के साथ इन कारीगरों के उत्पादों को अच्छे मूल्य दिलाएगा। इसके साथ ही सरकार इन कारीगरों को आने वाले समय में बेहतर कमाई का जरिया उपलब्ध करवाएगी। योजना के तहत इन कारीगरों को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार करने के साथ साथ उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में सहायता करेगा। सरकार इस योजना के तहत कारीगरों को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधार करने के लिए भी सहायता करने जा रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार ने इन कारीगरों के ट्रेनिंग की भी प्लानिंग की है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर घमासान जारी है, जहां हर बार आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने पस्त होती नजर आती है। वैसे तो आम आदमी पार्टी की हालत ज्यादा सही नहीं है, ऐसा हम नहीं बल्कि खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं की करतूत बयान करती है। कभी सुकेश चंद्रशेखर केजरीवाल की पोल खोलता है तो कभी आम आदमी पार्टी नेता अपने फैलाए हुए रायतों में खुद फंस जाते हैं, फिर वो सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया। लेकिन इन्हीं सब के बीच आपको बता दें कि 2 बार हंगामे और बवाल की वजह से टल चुके मेयर चुनाव की नई डेट आ चुकी है। 6 फरवरी को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दिल्ली के नए मेयर को चुनने के लिए सदन में एकत्रित होंगे। हालांकि दोनों दलों के पार्षद जिस बात पर 2 बार भिड़ चुके हैं, अब भी वो कायम है। दरअसल कांग्रेस के बॉयकॉट के फैसले और एलजी की ओर से नामित 10 एल्डरमैन की वजह से स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के चुनाव में भाजपा की दावेदारी काफी मजबूत नजर आ रही है। तो वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि एमसीडी का पावर सेंटर कहे जाने वाले स्टैंडिंग कमेटी में भाजपा को बहुमत मिल जाता है तो उसे अपने हिसाब से काम करने में काफी दिक्कत होगी। तो अगर दिल्ली नगर निगम के मुखिया भले ही मेयर होते हैं, लेकिन कामकाज की अधिकतर शक्तियां स्टैंडिंग कमेटी के पास रहेंगी। आपको बता दें, एमसीडी के एकीकरण के बाद 250 वोटों में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत हासिल की थी और 15 साल तक एमसीडी की सत्ता पर काबिज रही बीजेपी भले ही बहुमत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन 104 सीटें जीतकर उसने आम आदमी पार्टी की राह आसान नहीं छोड़ी है। एमसीडी चुनाव से पहले केजरीवाल का दावा था कि बीजेपी 20 से कम सीटों पर सिमट जाएगी, लेकिन भगवा पार्टी ने 100 का आंकड़ा पार करके न सिर्फ अपनी नाक बचाई बल्कि आम आदमी पार्टी के नाक में दम कर दिया। बीजेपी न सिर्फ मेयर का चुनाव जीतने का दावा कर रही है, बल्कि स्टैंडिंग कमेटी पर भी कब्जे की रणनीति बनाने में जुटी है। दिल्ली बीजेपी के कुछ नेता भी दबी जुबान में कहते रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एमसीडी की हार जरूरी है। तो शायद ये बीजेपी की एक चाल थी
जिसमें आप आदमी पार्टी बुरी तरह से फंस चुकी है। लेकिन अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल साहब ऐसी कौन सी रणनीति बनाते हैं कि जिससे उनकी समस्या का निदान मिल सके। रामचरितमानस विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य बीते कुछ दिनों से अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में है। पहले उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी समेत अन्य विरोधी दलों ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें, रामचरितमानस विवाद पर जब राकेश टिकैत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये उनका व्यक्तिगत बयान है। जिसने रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं उसका गलत और उल्टा अर्थ ही निकाल रहे हैं। उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। वो एक धार्मिक ग्रंथ है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक के बारे में टिप्पणी करने से किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य के चक्कर में राकेश टिकैत भी अखिलेश यादव के खिलाफ हो गए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए चिंता की बात है। वैसे टिकैत के समर्थन के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि जाटलैंड में अखिलेश की पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई थी। ऐसे में मौर्य के बयान से टिकैत की अखिलेश से दूरी पार्टी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में घातक साबित हो सकती है। हालांकि रामचरितमानस विवाद पर अखिलेश की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। एक तरफ तो मौर्य रामचरितमानस पर विवादित बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पार्टी में उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पुराने बयानों पर कायम हैं। उन्होंने मंगलवार को भी ट्वीट कर लिखा, देश की महिलाएं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात करने से तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची क्यों लग रही है? आखिर ये भी तो हिंदू ही हैं। क्या अपमानित होने वाले 97% हिंदुओं की भावनाओं पर अपमानित करने वाले 3% धर्माचार्यों की भावनाएं ज्यादा मायने रखती हैं? आपको बता दें, भगवा दल जो हर धर्म को साथ लेकर चलने का दावा और वादा करती है तो वो करके भी दिखाती है, लेकिन विपक्षी बीजेपी को हराने और गिराने के चक्कर में खुद इतना नीचे गिर चुके हैं कि भगवान और करोड़ों लोगों की आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक के बाद एक पार्टी के नेता जांच एजेंसियों के रडार पर आ रहे हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी मुसीबत बढ़ गई है। मनीष सिसोदिया के बाद अब केजरीवाल की भी पोल खुल गई है। दरअसल ईडी ने गुरुवार को अब अपनी चार्जशीट कोर्ट में सामने रखी तो दिल्ली की राजनीति में बड़ा बवाल मच गया। देश की सबसे कथित कट्टर ईमानदार पार्टी के कथित कट्टर राष्ट्रीय संयोजक का नाम भी उस चार्जशीट में था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि आम आदमी पार्टी के कथित कट्टर ईमानदार मुखिया ने इंडो स्प्रिट्स के एमडी समीर महिंद्रू के साथ फोन पर फेस टाइम वीडियो कॉल पर कथित रूप से जुड़े हुए थे। इस कॉल का इंतजाम ईडी के दावों के अनुसार शराब घोटाले के लिए ही एक आरोपी ने कराया था। नई चार्जशीट में जांच एजेंसी ने यह आरोप लगाया है कि विजय नायर ने दिल्ली के नेताओं की तरफ से 100 करोड़ रुपए शराब लाइसेंस के लिए अग्रिम तौर पर लिए थे। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस पैसे का कुछ हिस्सा गोवा चुनाव अभियान में भी प्रयोग किया गया था। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक एक सर्वेक्षण संस्था को इस घोटाले के पैसे से 70 लाख रुपए नकद भुगतान किया गया था। ईडी के चार्जशीट में यह दावा किया गया है कि केजरीवाल ने समीर महिंद्रू को कहा था कि विजय मेरा लड़का है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार साउथ ग्रुप में केसीआर की पार्टी बीआरएस की कविता, आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआरसीपी के सांसद मंगुटा रेड्डी और अरविंदो फार्म के शरत रेड्डी भी शामिल हैं। इस पूरे आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री और कथित ईमानदार पार्टी के कथित कट्टर ईमानदार राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि ईडी ने इस सरकार के कार्यकाल में करीब 5000 चार्जशीट फाइल की होंगी। उनमें से कितने लोगों को सजा हुई? ईडी के सारे केस फर्जी हैं। ईडी का इस्तेमाल केवल सरकारें गिराने और सरकारें बनाने में होता है। ईडी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं बल्कि इन लोगों की सरकारों के लिए एमएलए खरीदने और एमएलए तोड़ने के लिए प्रयोग में आती है। आपको बता दें, बीते साल गोवा में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें आम आदमी पार्टी ने महज 2 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। इससे पहले 6 जनवरी को शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरी चार्जशीट दायर की थी। इस चार्जशीट के बाद मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल भी लपेटे में आ गए हैं। केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। शराब घोटाले में नाम आने के बाद केजरीवाल इसे फर्जी बताकर बचाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन बिना सबूत के ईडी किसी मुख्यमंत्री का नाम ऐसे ही चार्जशीट में दाखिल नहीं करेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले का कोर्ट क्या कहता है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही महबूबा मुफ्ती केंद्र की मोदी सरकार से चिढ़ी हुई हैं। मोदी के पीएम बनने के बाद महबूबा मुफ्ती की दाल नहीं गल रही है। वहीं महबूबा की सियासी जमीन खिसक गई है और ऐसे में महबूबा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई और बीजेपी के खिलाफ हमला बोला। वहीं इस बार सरकार के एक फैसले से महबूबा मुफ्ती झल्ला गई हैं। दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर आक्रमण विरोधी अभियान के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रताड़ित करने और उन्हें उनके घरों से बाहर निकालने का आरोप लगाया है।
महबूबा मुफ्ती ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भाजपा अतिक्रमण विरोधी अभियान को कश्मीर घाटी के लोगों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस हमले के खिलाफ लड़ने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया। पीडीपी के प्रमुख ने कहा कि जैसे भाजपा सरकार के पास गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, सार्वजनिक सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियां हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को सताने और उनके घरों से उन्हें निकालने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान एक नया हथियार है जिसका इस्तेमाल भाजपा सरकार यहां कर रही है। उन्होंने दावा करते हुए कहा, नहीं तो चीन ने हमारे 20,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है, पहले सरकार उस जमीन को वापस ले। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत जिन लोगों को निशाना बनाया गया उनमें से कुछ के पास महाराजा हरि सिंह के समय से वहां होटल नेट्स जैसी जमीन थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, फिर गुर्जरों और बकरवालों और साथ ही शियाओं और सुन्नियों के बीच एक खाई पैदा कर दी है। अभी अमीरों के खिलाफ बोलकर अमीरों और गरीबों के बीच की खाई पैदा कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा, बुरी तरह से गलत हैं और मैं यहाँ के लोगों से अनुरोध करती हूँ कि देखें कि लद्दाख और कारगिल के लोग कैसे एकजुट हुए हैं। जब तक कश्मीर और जम्मू की जनता एक नहीं होगी तब तक इस हमले का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। तमाशबीन न बने, आगे आए और मुद्दों को उठाएं। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि श्रीनगर में राजभवन और बादामी बाग छावनी क्षेत्र राज्य की जमीन पर बने हैं और उन्हें पहले खाली किया जाना चाहिए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।